सुकमा से बड़ी खबर है, जहां सीआरपीएफ जवान ने अपने ही साथियों पर गोलियां चला दी, जिसमें 4 जवानों की मौत हो गई है, जबकि दीगर 4 जवान जख्मी हो गए हैं। मामला रात 1 बजे पेश आया। सुकमा के मरईगड़ा थाना इलाके के लिंगनपल्ली सीआरपीएफ 50 बटालियन कैंप का ये मामला है। जख्मी जवानों को तेलंगाना के भद्राचलम के अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में बेहतर इलाज के लिए उन्हें रायपुर शिफ्ट कर दिया गया। पूरे मामले की जांच के अहकाम दिए गए हैं। 2:30 से 3 बजे के बीच की दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हमको सूचना प्राप्त हुई कि लिंगनपल्ली कैंप में फायरिंग हुई है। उसके बाद तुरंत हम लोगों ने इसमें पुलिस फोर्सेज और सीआरपीएफ फोर्सेज संपर्क साधा और उसके बाद ऐसा पता चला कि कुल 7 जवानों को उनके एक साथी जवान के द्वारा गोली चला दी गई उनके ऊपर। इसमें 2 लोग की तुरंत वहीं मौके पे ही मौत हो गई थी। बाकी लोगों को तुरंत सीआरपीएफ और मरईगुड़ा पुलिस ने मिलके उनको तुरंत भद्राचलम के हॉस्पिटल में भिजवाया। वहीं नियरेस्ट हॉस्पिटल जहाँ पड़ता है वहाँ पे उनका इलाज चल रहा था। तो 2 लोग और उसमें हताहत हो गए हमारे जवान। और इसमें कारणों में अभी तो हम लोग अभी जवानों की उनको इलाज पे ही पूरा फोकस था हमारा। लेकिन प्रथम दृष्टया जो हिरासत में लिया गया जवान को जिसने ये घटना को कारित किया है, तो उससे बात करने में प्रथम दृष्टया मेरे स्टाफ ने बात की। मैं तो ये रेस्क्यू वाले काम में फोकस कर रहा था, तो मेरे स्टाफ ने बात की तो उसमें ये पता चलने में आ रहा है कि कुछ इनके बीच में जैसे एक दूसरे से मजाक, हंसी मजाक जो चलता रहता है, वही सब इन लोगों में चलता रहता था। उसको लेके ये थोड़ा मानसिक तौर पे उसको नहीं शायद वो गुड स्पिरिट्स में ले पाया और हंसी मजाक में इस तरीके से ये मानसिक शायद अवसाद की स्थिति में आया होगा। ये रात 2:30 से 3 बजे के बीच की दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हमको सूचना प्राप्त हुई कि लिंगनपल्ली कैंप में फायरिंग हुई है। उसके बाद तुरंत हम लोगों ने इसमें पुलिस फोर्सेज और सीआरपीएफ फोर्सेज संपर्क साधा और उसके बाद ऐसा पता चला कि कुल 7 जवानों को उनके एक साथी जवान के द्वारा गोली चला दी गई उनके ऊपर। इसमें 2 लोग की तुरंत वहीं मौके पे ही मौत हो गई थी। बाकी लोगों को तुरंत सीआरपीएफ और मरईगुड़ा पुलिस ने मिलके उनको तुरंत भद्राचलम के हॉस्पिटल में भिजवाया। वहीं नियरेस्ट हॉस्पिटल जहाँ पड़ता है वहाँ पे उनका इलाज चल रहा था। तो 2 लोग और उसमें हताहत हो गए हमारे जवान। और इसमें कारणों में अभी तो हम लोग अभी जवानों की उनको इलाज पे ही पूरा फोकस था हमारा। लेकिन प्रथम दृष्टया जो हिरासत में लिया गया जवान को जिसने ये घटना को कारित किया है, तो उससे बात करने में पाकिस्तानी मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के 10 अफराद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एफआईआर पोरबंदर के नवी बंदर मरीन पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। मिनाकबारा के दिलीप सोलंकी ने एफआईआर दर्ज कराई है। आईएमबीएल के करीब भारतीय समुद्री हदूद में आते हुए पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एहलकारों ने भारतीय माहीगीर की कश्ती पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें एक माहीगीर हलाक और एक जख्मी हो गया था। जराये के मुताबिक भारत ये मामला पाकिस्तान के सामने उठाएगा। मेरे जमाई को गोली लग गई। पाकिस्तान के बॉर्डर से बाहर लेके थे, तो भी हमको नेवी वाले ने, कोस्ट गार्ड छोटी वाले, वो हमको फायरिंग करके गया। कौन फायरिंग किया? आप कब मच्छी मारने करने गए थे? मच्छी मार को करने को गए थे। 26 तारीख को निकल गए थे हम लोग। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने नोटबंदी पर बीजेपी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। प्रियंका ने अपने ट्वीट के जरिए मोदी हुकूमत से सवाल किया कि नोटबंदी को 5 साल मुकम्मल होने के बावजूद बदनवानी का खात्मा क्यों नहीं हुआ है, मुल्क का काला धन क्यों वापस नहीं लाया गया और मईशत कैशलेस क्यों नहीं हुई। उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा कि मुल्क में ना ही दहशतगर्दी का खात्मा हुआ है, ना महंगाई पर काबू पाया गया। कानपुर में जीका वायरस बतदरीज फैलता ही जा रहा है। शहर में 10 नए केस सामने आए, जिसके साथ मुतासरीन की तादाद 89 तक पहुंच गई है। दिल्ली से हासिल रिपोर्ट के मुताबिक एक मच्छर में यह वायरस पाया गया।
कानपुर शहर में जांच न होने के बायस बड़ा खतरा बताया जा रहा है। शहर से ज्यादा इलाकों में बुखार के मरीज हैं। जीका वायरस की जांच के लिए सिर्फ 3 इलाकों में लेबोरेटरी कायम किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में फजाई आलूदगी मुसलसल बढ़ रही है। दिल्ली से मुतसल नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में फजाई आलूदगी की सतह इंतहाई खराब हालत रेड जोन में पहुंच गई है। बढ़ती हुई फजाई आलूदगी की वजह से लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी का सामना है। जो जगह जगह साइट चल रही हैं उस पर थोड़ा सा प्रशासन को चाहिए कि उन पे कंट्रोल करे, वहाँ पे वो पानी का छिड़काव रखें, जो उनका डस्ट रेत बदरपुर आता है उसको ढकवा के रखें। और अभी इस सीज़न में, सर्दी के सीज़न में थोड़ा सा ज़्यादा ही पोल्यूशन हो जाता है, तो उसमें हम प्रशासन से भी मांग करेंगे ऋतु महेश्वरी जी से कि वो जगह पानी छिड़कवाने का काम करें। देखिए बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है यहाँ पे। एक तो गाड़ियों से भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, ऊपर से दीपावली के टाइम में पटाखों से। हम रोज़ यहाँ पे जॉगिंग के लिए आते हैं, क्या देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है लोगों को। हमारे माँ जी सुबह जॉगिंग के लिए आते हैं यहाँ पे, उनको दिक्कत हो रही है, आँखों में जलन वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे। कारण क्या है? कारण यही है कि देखिए एक तो गाड़ी का चलना, ऊपर से दीपावली पटाखे फोड़ना, ये सब ज़्यादा कारण है पॉल्यूशन का। देखिए पॉल्यूशन का स्तर जो बढ़ रहा है इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। हम पूरे साल पॉल्यूशन करते हैं लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते। लेकिन हम जैसे सर्दियाँ आती हैं, जैसे थोड़ा कोहरा बढ़ने की शुरुआत होती है, हम लोग कहते हैं कि पॉल्यूशन आ गया जी। पॉल्यूशन पूरे साल रहता है जो कि हमें दिखता नहीं है और हमें इस पर पूरे साल खुद कंट्रोल करना चाहिए। इस पॉल्यूशन का कारण भी चाहे आप हमें कह लो, चाहे ये धूल वगैरह कह लो, चाहे बम पटाखे कह लो। अब पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है उसके लिए सरकार क्या कर रही है वही जाने। आज यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ यूपी के किराना जाएंगे, जहां वो अवामी जलसे से खिताब करेंगे और करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। न्यूज़ 18 नुमाइंदे ने किराना से जायजा लिया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो राजनीतिक फिजा बनती है वो पूरब तक जाती है। अलग अलग पार्टियां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनावी शंखनाद कर रही हैं। इसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना से चुनावी शंखनाद करेंगे। मिशन 2022 को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती पर होंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और यहां करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त उसी जनसभा स्थल पर मौजूद है जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से भव्य मंच यहां तैयार किया गया है। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, कन्या सुमंगला योजना सहित विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, चेक वितरण और जनपद की 114 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज किया जाएगा। शामली की विधानसभा कैराना में पीएसी और फायरिंग रेंज के निर्माण कार्य का शिलान्यास भी होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां उपस्थित होंगे। साथ ही सुरेश राणा जो कि गन्ना मंत्री हैं वो भी यहां पर मौजूद रहेंगे। प्रदीप चौधरी जो सांसद हैं लोकसभा क्षेत्र कैराना के, वो यहां पर मौजूद रहेंगे। तेजेंद्र निर्वाल यहां पर मौजूद रहेंगे जो विधायक हैं सदर के, और वीरेंद्र सिंह यहां पर मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां जनसभा को तो संबोधित करेंगे ही करेंगे, साथ ही 2017 के चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा जिसे भाजपा ने बनाया था वो कैराना से पलायन का मुद्दा था। भव्य पंडाल यहां पर बनाया गया है और सारी व्यवस्थाएं यहां पूर्ण कर ली गई हैं। सुरक्षा के भी व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं और जो ये शिलापट आप देख रहे हैं यहीं पर 426 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहेंगे। तो यकीनन आज का दौरा बेहद महत्वपूर्ण है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसी धरती पर मौजूद है जो 2017 के चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा बना था। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या संदेश देने वाले हैं, विपक्ष कर कैसा प्रहार करने वाले हैं, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, शामली, कैराना। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर एल.के. अडवाणी को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने एल.के. अडवाणी की रिहाइश का पहुंचकर मुबारकबाद पेश की है और इस मौके पर नायब
सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह, बीजेपी के नायब सदर जेपी नड्डा और दीगर मौजूद थे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि एल.के. अडवाणी ने अपने दूरअंदेशी के जरिए मुल्क की आवाम को बाइख्तियार बनाने और यहाँ की तहजीब के वक़ार को बाकी रखने में हर मुमकिन इक़दाम किए हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच गुर्बत का खात्मा करने को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। सियासी घमासान छिड़ने की वजह मध्य प्रदेश के वजीर ज़राअत कमल पटेल का वो बयान है जिसमें उन्होंने आइंदा 3 सालों में मुल्क से गरीबी का खात्मा होने का ऐलान किया है। यही नहीं, कोरोना कहर में गरीबों को मुफ्त राशन देने की हुकूमत की स्कीम को भी बंद करने का ऐलान किया है। वहीं कांग्रेस ने वजीर ज़राअत कमल पटेल के बयान पर तंज करते हुए हुकूमत से गरीबी का खात्मा करने वाले कमल पटेल के फॉर्मूले को पेटेंट करवाने और उन्हें नोबेल इनाम देने का मुतालबा भी किया है। कोरोना के संकट के कारण मजदूरों को रोजगार नहीं मिला, घरों में रहे, सब काम धंधे बंद हो गए थे और इसलिए मजदूर क्या खाएं, कोई भूखा ना रहे, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण योजना शुरू की और ये 2 साल से लगातार निःशुल्क 5 किलो हर परिवार में, अगर 10 लोग हैं तो 50 किलो अनाज मिल रहा था उनको। मध्य प्रदेश सरकार 1 रुपये किलो गेहूँ, 1 रुपये किलो चावल, 1 रुपये किलो नमक देती है। ये जारी रहेगा, लेकिन जो निःशुल्क दे रहे थे वो, क्योंकि अब कोरोना का संकट टल गया है और अब वापस काम धंधे चालू हो गए तो मजदूरी करके और अपना काम करेंगे और इसलिए, लेकिन 2 साल तक निःशुल्क देना, इतनी बड़ी तादाद में 80 करोड़ परिवार को निःशुल्क अनाज 2 साल तक लगातार देना कोई छोटी बात है क्या? पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी ऐसे महान वैज्ञानिक पैदा करती रही है जो दूसरों को तो गौमूत्र से कोरोना का उपचार कर देते हैं, लेकिन जब स्वयं कोरोना से बीमार होते हैं तो अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। इसी तरह के एक समाज विज्ञानी परम आदरणीय कमल पटेल जी 3 साल में देश से गरीबी दूर करने का फार्मूला उन्होंने तैयार किया है। ये फार्मूला तत्काल उन्हें जो है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को सौंपना चाहिए, क्योंकि देश में 12 करोड़ नए गरीब बढ़ गए हैं और इस फार्मूले से जब तक गरीबी दूर हो ना हो, कम से कम तब तक जो है पीडीएस का खाद्यान्न गरीबों को बांटने की व्यवस्था उन्हें जारी रखनी चाहिए। जैसे ही गरीबी दूर हो उसके बाद वो तत्काल अपना कपड़ा खींच लें। कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन अगर ईमानदारी, लगन और सच्ची जदोजहद हो तो कामयाबी की कहानी एक दिन ज़रूर मुकम्मल होती है। मुल्क में दूध के फील्ड में इनकलाब लाने वाले अमूल का सफ़र गुजरात के सिर्फ 2 गांव से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे मुल्क के साथ आज़ादी के अमृत महोत्सव की खुशियाँ मना रहा है। आइए आपको अमूल की कामयाबी के सुनहरे तारीख से मुतारिफ कराते हैं। गुजरात के किसानों का सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल तक पहुंचा तो अमूल आंदोलन की मजबूत नींव पड़ी। अमूल दूध आंदोलन देश में दूध का उत्पादन करने वाले किसानों को समृद्धि की नई राहें दिखा रहा है। अमूल की कामयाबी कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आपको इस बात से ही लग जाएगा कि आज डेयरी और पशुपालन उद्योग भारत में करीब 10 करोड़ किसान परिवारों की रोजी रोटी का जरिया है। इससे साफ हो जाता है कि एक छोटा सा सपना भी अगर पूरी ईमानदारी से देखा जाए तो वो पूरा जरूर होता है। मुजम्मम अली मरणोपरांत लोक कार्य, उनकी पत्नी श्रीमती तोहफा जमान अली। आपको बता दें कि मुख्तलिफ शुबे हयात में गैर मामूली कारनामा अंजाम देने वालों को पद्मा अवार्ड से नवाजा जा रहा है। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद के हाथों 119 अफराद को अवार्ड से नवाजा जा रहा है। अध्यात्म सात अफराद को पद्म विभूषण अवार्ड
वहीं 10 शख्सियतों को पद्म विभूषण अवार्ड जबकि 102 अफराद पद्मश्री अवार्ड से नवाजे जा रहे हैं। श्री S.C. जमीर, लोक कार्य। वहीं अवार्ड हासिल करने वाले अफराद में 29 अफराद खवातीन भी हैं। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, समाज सेवा पर्यावरण। वो लोग जिन्होंने बेहतरीन कारनामे मुख्तलिफ फील्ड में अंजाम दिए हैं उनको अवार्ड से नवाजा जा रहा है। पद्म अवार्ड से नवाजा जा रहा है सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ। डॉक्टर नीलकंठ रामकृष्ण माधव मेनन, मरणोपरांत लोक कार्य। उनकी पत्नी श्रीमती रेमा डी मेनन। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद के हाथों अवार्ड से नवाजा जा रहा है। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद के हाथों अवार्ड से पद्म अवार्ड से नवाजा जा रहा है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुतहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। दारुल उलूम देवबंद ने एक अहम कदम उठाते हुए असेंबली इलेक्शन तक अपने कैंपस में सियासतदानों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी है ताकि तालीमी इदारों का तकद्दुस बरकरार रहे। इस फैसले का मकसद दारुल उलूम देवबंद का नाम सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किए जाने के इम्कान को रद्द करना है। हालांकि दारुल उलूम के अहाते में किसी के आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी, लेकिन इंतजामिया की तरफ से कोई भी उन सियासतदानों से मुलाकात नहीं कर सकेगा। गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाबात में भी दारुल उलूम देवबंद ने यही मौक़िफ़ इख्तियार किया था। तो आपको बता दें कि एक अहम फैसला ऐसे वक्त में जब इंतखाबात नज़दीक है तो इस तरह का फैसला दारुल उलूम देवबंद ने लिया है। असेंबली इलेक्शन तक अपने कैंपस में सियासतदानों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है और ये फैसला इसलिए कि तालीमी इदारों का तकद्दुस बरकरार रहे। इस फैसले का मकसद दारुल उलूम देवबंद का नाम सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल न किया जाए, इस वजह से लिया जा रहा है। हालांकि दारुल उलूम के अहाते में किसी के आने जाने पर रोक नहीं होगी, पाबंदी नहीं होगी, लेकिन इंतजामिया की तरफ से कोई भी इन सियासतदानों से मुलाकात नहीं कर सकेगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते नजर डालते हैं T20 आलमी कप में खेले गए कल के मैच के नताइज पर।